अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था एंजाइम्स का, जिसमें हमने पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म में क्या रोल होता है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आज की वीडियो में हम उसी एंजाइम्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि खास सबस्ट्रेट ही आकर एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वहां पे आकर बाइंड होता है। तो जब कोई भी सबस्ट्रेट जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर बाइंड होता है तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान एक टेम्पररी बॉन्ड क्रिएट होता है, जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में एंजाइम जो है रिएक्शन को कैटालाइज करता है और सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देता है प्रोडक्ट में। अब इस के एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल प्रपोज किए गए, लॉक एंड की मॉडल और सेकंड वन इज इंड्यूस फिट मॉडल। पहले हम देख लेते हैं लॉक एंड की मॉडल को। लॉक एंड की मॉडल जो है वो एक जर्मन केमिस्ट फिशर ने 1894 में प्रपोज किया था। इन्होंने कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो मॉडल है, जो इसका मैकेनिज्म है, वो बिल्कुल सेम ऐसे होता है जैसे कि कोई लॉक और इसकी की होती है। जिस तरह हर लॉक के लिए उसकी खास स्पेसिफिक की होती है और उसकी की शेप वही होती है जो कि लॉक की होती है, बिल्कुल सेम इसी तरह जो एंजाइम्स हैं उसकी जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होती है और बिल्कुल उसी शेप के हिसाब से होती है जो कि सबस्ट्रेट की शेप होती है, जिसमें सबस्ट्रेट आकर इजीली एंजाइम के साथ फिट होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब लॉक एंड की मॉडल जो है ज्यादातर रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। उसके बाद 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे डैनियल कोशलैंड। उन्होंने एंजाइम एक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल प्रपोज किया था उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इन्होंने क्या कहा कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, बल्कि ये साइट जो है सबस्ट्रेट की शेप के हिसाब से अपनी शेप को स्लाइटली चेंज कर सकती है, जिसमें सबस्ट्रेट इजीली आकर जो है एंजाइम के साथ बाइंड होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन ये एक्टिव एंजाइम जो है अपनी ओरिजिनल शेप वापस गेन कर लेता है। इंड्यूस फिट मॉडल को लॉक की मॉडल के मुकाबले में ज्यादा एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास छोटा सा आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। हमने पढ़ा कि एंजाइम किसी भी रिएक्शन में एज अ कैटालिस्ट एक्ट करते हैं, जो कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन की उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसके रेट को एक्सेलरेट करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है हमारे पास? द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू अकर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो हमारे पास लीस्ट अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप इस ग्राफ में इजीली देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। अगर हमारे पास एंजाइम मौजूद होगा तो एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से रिएक्टेंट बहुत ही लीस्ट एनर्जी इस्तेमाल करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। बट अगर हमारे पास एंजाइम्स मौजूद नहीं होगा तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए हमारे पास हाई अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होगी। तो एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उस रिएक्शन के रेट को इजीली एक्सेलरेट कर देता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि हर एंजाइम जो है एक खास सबस्ट्रेट के लिए होता है और एक खास ही केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है और सबस्ट्रेट की शेप जो है वो बिल्कुल उसकी एंजाइम की जो एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप के हिसाब से ही होती है। जैसे इस फिगर में देख ले यहाँ पर और यहाँ पे। अब हमारी बॉडी पे जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स मौजूद हैं वो खास किस्म के रिएक्शन के लिए ही होती हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो सिर्फ प्रोटीनेस एक एंजाइम्स हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है अमाइनो एसिड में। इसी तरह एंजाइम अमाइलेज वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। और लिपिड की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स मौजूद होता है उसे हम कहते हैं लाइपेज, जो कि लिपिड्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में।
उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एंजाइम एक्शन के रेट पर इफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंजाइम कंसंट्रेशन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो एंजाइम कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी जितनी ज्यादा हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन मौजूद होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास ज्यादा होगा, मगर एक सर्टन पॉइंट तक, सर्टन लिमिट के बाद एंजाइम की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट मौजूद नहीं होगा। दूसरा हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसमें क्या है, जब हमारे पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के लिए और हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी और एंजाइम्स मौजूद होगा उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, मगर ये भी एक सर्टेन पॉइंट तक होता है। सर्टेन पॉइंट के बाद क्या होता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा होने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि सबस्ट्रेट के लिए भी हमारे पास ज्यादा अमाउंट में एंजाइम्स मौजूद नहीं होंगे। थर्ड हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हर केमिकल रिएक्शन की तरह एंजाइम एक्शन में भी ऐसा ही होता है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, मगर ये रेट ऑफ रिएक्शन भी एक खास टेम्परेचर तक ज्यादा होता है, जैसे कि हमारे पास आ जाएगा 37 डिग्री तक, ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर के बाद क्या होता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो एंजाइम अपनी शेप खो देगा, जिसे हम कहते हैं एंजाइम जो है डी नेचर हो जाता है। तो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एक टेम्परेचर का एक खास लिमिट तक होना जरूरी होता है। लास्ट हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ पीएच। टेम्परेचर की तरह पीएच भी जो है हमारे पास किसी भी एंजाइम एक्शन के रेट के लिए पीएच भी एक खास किस्म की लिए होती है। अब एक खास मैक्सिमम पीएच जो कि किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जरूरी होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। अब ये ऑप्टिमम पीएच जो होती है हर एंजाइम के लिए डिफरेंट होती है, जैसे कि हमारे पास पेप्सिन और ट्रिप्सिन के दोनों एंजाइम्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं जो कि प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड में, मगर जो पेप्सिन है वो स्टमक के अंदर वर्क करता है और इसके लिए जो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास 2 होती है, यानी कि एसिडिक कंडीशन में। और जो ट्रिप्सिन है वो हमारे पास जो मौजूद है ये इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करता है और इसके लिए जो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर होती है वो होती है 8, यानी कि अल्कलाइन होता है। इसी तरह जो हमारे पास एंजाइम्स की पीएच की जो कंसंट्रेशन है, पीएच की कंसंट्रेशन अगर हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर पीएच की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो लाइक टेम्परेचर हाई पीएच पर भी एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट एंजाइम्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये सब। अगर आपको समझ आ गया हो, पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।